अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मैंने गाड़ी कोठी की पोर्टिको में रोक दी, उतर कर दरवाज़ा खोला और मेरी तरफ देखे बिना अंदर चली गई। मैं एक तवील सांस लेकर मुस्कुराने लगा। इसी शाम 5 बजे नूरजहां मेरे लिए चाय ले आई। आंखों से मोहब्बत झांक रहे थे। चाय के साथ तले हुए बादाम भी थे। मैंने भी मुस्कुराते हुए इसका इस्तकबाल किया और वो इत्मीनान से मेरे पास बैठ गई। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा और वो हंस पड़ी। क्या बात है नूरजहां, आज कौसर बेबी को न जाने क्या हो गया था? क्यों? मैं संभल गया। नूरे के हाथ मुझे बुलाया, बहुत गुस्से मालूम होती थी। आंखें निकाल कर बोली, क्यों री, तूने ये क्या खेल शुरू कर दिया है? मैं तो समझ ही ना सकी। मैंने हैरत से कहा, कैसा खेल? तो बोली, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैंने कहा, क्या? तो बोली, क्या दोपहर को ड्राइवर के सीने से लगी नहीं खड़ी थी? पहले तो मैं घबरा गई, फिर मैंने मान लिया। क्यों? उन्होंने कड़क कर पूछा। वो मेरे भैया जो हैं, मैंने जवाब दिया। क्या बक रही है? वो कड़क कर बोली, शर्म नहीं आती? नहीं कौसर बेबी, अल्लाह की कसम शर्म की कोई बात नहीं। अगर मेरे भैया मुझे इंसान ना बना देते तो शर्म की बात थी। और फिर मैंने इन्हें पूरी कहानी सुना दी, तुम्हारी बातें भी बता दी भैया। और कौसर बेबी मुंह फाड़े मेरी बातें सुनती रही। इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था जब तक इन्होंने मुझसे हल्फ ना उठवा लिया। खूब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और चाय की प्याली उठाकर मुँह से लगा ली। कौसर को बदतरीन शिकस्त हुई थी और दूसरे दिन कौसर का रवैया खासा बदला हुआ था। इस दिन मैंने ड्राइवर की वर्दी भी पहनी हुई थी। चलो, कौसर ने हज़्म माहौल उखड़ लहजे में कहा और मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कहाँ चलना है कौसर बेबी? प्रोफेसर के घर जाऊंगी, नोट्स लेने। कौसर ने कहा और मैं खामोशी से कार ड्राइव करता रहा। मैंने कोई बात नहीं की थी। फिर इस खामोशी से उकताकर कौसर ही बोली, तुमने नूरजहां के बारे में झूठ क्यों बोला था? जी, मैंने चौंक कर कहा। आपने मुझसे कुछ कहा कौसर बेबी? हाँ, फरमाइए। तुमने नूरजहां से मोहब्बत का इतराफ़ किया था? जी हाँ, आपने इसे मेरे सीने से लगा देखा था। मगर वो तो कुछ और कह रही थी। क्या कह रही थी? इसने तुमसे इज़हार मोहब्बत किया था? जी। और तुमने इससे कहा था कि वो तुम्हें भैया कहा करे, तुम इसे सिर्फ बहन की मोहब्बत दे सकते हो? जी कौसर बेबी। और वो तुम्हारी बहन बन गई? जी। फिर तुमने मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया था? मैंने हैरत से कहा, हाँ, तुमने मुझसे कहा था कि तुम इससे सच्ची मोहब्बत करते हो। मासूम लड़की गलत रास्तों पर भटक रही थी कौसर बेबी। मैंने इसकी आंखों में सादगी पाई। वो इस मैदान की खिलाड़ी नहीं थी। पहली बार वो किसी से मुतासिर हुई थी। अगर मैं उसे भटकने में मदद देता तो हमेशा के लिए भटक जाता। मुझे क्या मिलता? मैंने सादगी से प्यार किया। इसके सुलगते हुए जज्बात को भाई का प्यार देकर ठंडा कर दिया। क्या भाई की मोहब्बत से ज़्यादा सच्ची मोहब्बत को याद हो सकती है? कौसर खामोश हो गई। वो काफ़ी देर तक खामोश रही, फिर बदले हुए लहजे में बोली, तुम शरीफ आदमी हो ड्राइवर, लेकिन जब वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था तो तुम खामोश क्यों खड़े थे? दुलारे भाई की बात कर रही हैं? हाँ, मुझे अपनी हैसियत का एहसास है कौसर बीबी। आप लोगों के मामलात में मैं कैसे मुदाखलत कर सकता था जब तक आपकी तरफ से हुक्म न मिलता? मैंने कहा और कौसर खामोश हो गई। वैसे आज इसके रवैये में खासी तब्दीली आई थी। प्रोफेसर के मकान पर मैं इसका इंतजार करता रहा, लेकिन जब वो वापस आई तो फिर इसी मूड में थी। इसने मुझसे कोई बात नहीं की और नाक चढ़ाए बैठी रही। मैंने भी इस नक्शे लड़की से कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी। दूसरे दिन इसने फिर बदतमीजी का मुजाहरा किया। इसे किसी पार्टी में जाना था, मैं तैयार था। वो कार के पास आई और मेरी वर्दी देखकर ठिठक गई। मैंने सुना है तुम पढ़े लिखे आदमी हो, लेकिन सख्त जाहिल मालूम होते हुए गरज कर बोली। जी? मैं चौंक पड़ा। तुम्हारी वर्दी पर तेल के धब्बे लगे हुए, क्या तुम दूसरी वर्दी नहीं सिलवा सकते? जी, दूसरी भी सिल गई है, पहनाओ। जाहिल बदतमीज, पहनोगे? मुझे पार्टी में देर हो रही है। तुम लोग दांत पीस कर बोली, सख्त गंदे होते हो, कभी आदमी नहीं बन सकते, तुम्हारी जहनियत ही गंदी होती है। अब बताओ लोग क्या कहेंगे? इससे हैसियत का अंदाजा होता है गलीस कहीं के। फिर इसने ऐसा शोर मचाया कि तौबा ही भली। रशीद साहब भी इत्तेफाक से पहुंच गए थे। इनके चेहरे पर सख्त गम के आसार थे। वो पथराई हुई आंखों से देख रहे थे। इस ड्राइवर को खड़े खड़े निकाल दीजिए रशीद साहब, आइंदा मैं इसे कोठी में ना देखूं। जरूर निकाल दूंगा कौसर बीबी, जरूर निकाल दूंगा। रशीद साहब अजीब से लगे बोले, आज ही, अभी, इसी वक्त। कौसर पैर पटक कर बोली, बेहतर है, रशीद साहब ने कहा। इसी वक्त बेगम साहबा ने मुदाखलत की। ड्राइवर का झगड़ा फिर तय हो जाएगा। कौसर, तुम इस वक्त तो पार्टी में जाओ। बस अब नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कौसर पाँव पटकती हुई अंदर चली गई और हम सब हक्का बक्का रह गए। आजिज कर दिया इस लड़के ने। तुम जाओ मियाँ, कल तक खुद ठीक हो जाएगी, इन्होंने मुझसे कहा। ये अब मुलाजमत नहीं करेंगे बेगम साहिबा। रशीद साहब भर्राई आवाज़ में बोले, अरे नहीं रशीद साहब, इसे तो आप जानते ही हैं, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। मैंने आपका नमक खाया बेगम साहिबा, लेकिन मेरी बदकिस्मती, इस बुढ़ापे में आपके नमक खराबे का मुर्तकब हो रहा हूँ। इनके साथ ही मेरा भी इस्तीफा कबूल कर लें। मैं आज रात तक आपकी हवेली खाली कर दूंगा और किस्म के सबाब देने के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। रशीद साहब ने कहा और मैं चौंक पड़ा। बेगम साहिबा का मुंह भी खुला रह गया। क्या कर रहे हैं रशीद साहब? वो मुश्किल तमाम बोली, बूढ़ा हो चुका हूँ, अब आपकी खिदमत अंजाम देने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन इस वक्त अचानक मुझे यकीन है कि आप कौसर की बात से नाराज़ हो गए। मेरी बच्ची है बेगम साहिबा, लेकिन सरवाज भी मेरा बेटा है। अगर कहकशां इसके साथ में गुस्ताखी करे तो खुदा की कसम मैं इसे बेयार और मददगार छोड़ दूंगा। वह कहीं भी भटकती फिरे।
रशीद साहब की आवाज़ आखिर में सख्त हो गई थी। रशीद साहब सुनिए तो सही, मैंने मुदाखलत की। आओ, रशीद साहब गरज कर बोले और उनका ये लहजा इस कदर शदीद था कि इसके बाद मैं कुछ ना बोल सका। बेगम साहिबा खड़ी रह गई और रशीद साहब मुझे बाजू से पकड़े वे घर ले आए। इस खुलूस पर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, लेकिन मैंने इन्हें जाहिर नहीं होने दिया। बहरहाल मुझे इस नौकरी की क्या परवाह हो सकती। रशीद साहब खामोशी से घर वापस आए। उन्होंने सबको तलब किया और फिर इंतहाई संजीदा लहजे में बोले, फौरी तौर पर सामान बांध लो, हमें रात तक कोठी खाली करनी है। क्या हुआ, क्या बात है? बाज़ बातों में मुदाखलत मुनासिब नहीं होती बेगम, सिर्फ तामील बेहतर होती है, रशीद साहब संजीदगी से बोले। और बेगम साहिबा बहरहाल शौहरत सन्नास थी। इसके बाद उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, खामोशी से लड़की को हिदायत दी और खुद भी इनके साथ मसरूफ हो गई। रशीद साहब ने हिना से चाय के लिए कहा और फिर मेरा हाथ पकड़े हुए बैरूनी कमरे में आ गए। पूरे वक्त का इंतजाम है मियाँ, मैंने एक मकान बना लिया है, भाड़ा घर में ज़मीन खरीद ली थी, आहिस्ता आहिस्ता इसे तामीर कर लिया। अल्लाह का एहसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों मिलकर सोचेंगे। रशीद साहब आप भला से मुझे मुलाजमत से मना कर दें, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आपका जाना, आपका जूता उठाओ और मेरे सर पर 10-20 लगा दो, लेकिन मिल्ला इस मौजू पर बात मत करो, मेरा दिल कौन होता है। और इसके बाद मेरी कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। चाय आ गई, भी अफशान आई थी। इनके दीदे मानीखेज अंदाज में चल रहे थे, लेकिन शायद इनसे भी कुछ बोलने को मना कर दिया गया था, इसलिए खामोश नहीं और फिर खामोशी से ही वापस चली गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद अंदर से बेगम साहिबा के बोलने की आवाज़ सुनाई दी और रशीद साहब चौंक पड़े। बेगम साहिबा शायद इसी तरफ आ रही थी और फिर कमरे में आ गई। तशरीफ लाइए बेगम साहिबा। रशीद साहब उठ खड़े थे। रशीद भाई बरसों की मोहब्बत को यूँ ठुकरा देंगे, गुमान भी ना था। बेगम साहिबा भराई हुई आवाज़ में बोली। इज्जत पर बन गई थे बेगम साहिबा, मेरे लिए दो ही सूरतें हैं, नौकरी छोड़कर चला जाऊँ या खुदकशी कर लूँ। वल्लाह कोशिश के बावजूद बर्दाश्त न कर सका और एक कदम न उठाता। कौसर दीवानी आप जानते हैं मेरी खता नहीं है, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे, अल्लाह से खुश रखे। अब इसे सजा दे, मुझे इतराज़ ना होगा। अगर वो मुझसे कुछ कह लेती तो मुझे दुख ना होता, लेकिन वो इंसान शनास नहीं है। सरफराज क्या है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मुझे भी दुख है, लेकिन आप हमें यूँ न छोड़ें भाई साहब। आप साहब को तो आ जाने दें, बखुदा पूरा दिन यहाँ सर्व करूँगा। दिन ने हमेशा मुझे दोस्त समझा है, आपको ज़रा बराबर तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इस मुलाजमत से मेरे ज़िम्मा हो जाने दें। सरफराज मियाँ तुम मुझसे छूटे हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। रशीद भाई को समझाऊँ। खुदारा बेगम साहिबा हमें मजबूर ना करे, मुझे हुक्म दे, मैं खुदकुशी कर लूँ। रशीदुद्दीन साहब जज्बाती लहजे में बोले। तो फिर सुन ले रशीद भाई, मैं कसर को लाती हूँ। तो इसने अपनी गलती का इतराफ़ कर सरफराज मियाँ से माफ़ी मांग लिया, उन्होंने इसे माफ़ कर दिया, तो फिर आपको रुकना पड़ेगा, वरना फिर हमारा भी अल्लाह मालिक है। बेगम साहिबा रशीद साहब का जवाब सुने बगैर वापस मुड़ गई। इंसान शनासी सिखाओ इसे, इंसान शनासी, वरना सर पर हाथ रखकर रहोगी। रशीद साहब बड़बड़ाए। मैंने खामोशी ही मुनासिब समझी, वैसे अपनी ज़ात के इस हंगामे से भी मुझे गिरफ्त हो रही थी। बिला वजह इतनी बात बढ़ी, अगर रशीद साहब वहाँ ना आ जाते तो दूसरी वर्दी पहनकर बात बराबर कर लेता। बहरहाल मामला इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि अब इन्हें संभालना मुश्किल था। वक्त गुजरता रहा, लेकिन कसर न आई। मैं इस ज़िद्दी लड़की की फितरत से वाकिफ था, वो कभी नहीं आएगी, लेकिन हालात ने ऐन वक्त पर एक और किरदार पेश कर दिया, और ये किरदार बड़ा बरवक्त था। दो मुलाजिम दौड़े हुए आए, उन्होंने रशीद साहब से कहा, हुजूर नवाब साहब वापस आ गए, आपको तलब करते हैं, इनसे कह दो कल सुबह हाजिर होगा, इस वक्त मसरूफ हूँ। रशीद साहब ने कहा। मुलाजिम हक्का बक्का रह गए। साहब वो जाओ। रशीद साहब दौड़े और मुलाजिम जल्दी से बाहर निकल गए। रशीद साहब का चेहरा सुर्ख हो गया था। ये फिरोज भी बस इसी वक्त आता है, इसे मैंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रखी थी। अब मैंने रशीद साहब को इनके हाल पर छोड़ दिया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि जल्द अज जल्द इन लोगों को छोड़ूंगा, तो कलाश आदमी इन फरिश्तों को क्या दे सकूंगा, कहाँ से लाऊंगा इस खुलूस का जवाब। खुदाया तेरी दुनिया में ऐसे इंसान भी बसते हैं। अबे वो मैनेजर साहब, अबे रशीद भाई। दफ्तर बाहर से एक अर्जदार आवाज़ सुनाई दी। रशीद साहब चौंक पड़े। वो जल्दी से उठे और दरवाज़ा खोल दिया। आने वाला एक तवील कामत और वजीह बूढ़ा था। चढ़ी हुई घनी मूछें, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें, फ्रेंच स्टाइल दाढ़ी, बेहद शानदार शख्सियत। हैं वैसे के वैसे हो, जरा भी नहीं बदले हैं, आने वाले ने कहा और आगे बढ़कर रशीद साहब लिपट गया। और ये इतने बदमाश कब से हो गए हो? हैं वैसे हम बाहर से आए और तुमने हमें ही इसी सफर की जरूरत दी है। नवाब साहब आप बखैर हैं, तुम्हारी भला से। और सुना है तुम यहाँ से जा रहे हो? हैं मुलाजमों से कह आया हूँ कि फवारे के पास एक कब्र तैयार करो फौरन। भाई अभी तुम्हारी गर्दन काटूंगा और फिर इस कब्र में दफन कर दूंगा। जिंदगी में तो तुम्हारा जाना मुश्किल है बेटा। है नवाब साहब, रशीद साहब मुस्कुराते हुए बोले। अबे ऐसी तैसी नवाब साहब की भाभी भाभी। नवाब फरीदुद्दीन ने आवाज़ दी। आई भाई साहब। बेगम रशीद साहब की आवाज़ सुनाई दी और सर पर दुपट्टा संभाले अंदर आ गई। बेवा होने के लिए तैयार रहे, मार डालूंगा तुम्हारे शौहर को, मुझे छोड़कर जा रहा है। जरा कहकशा से चाय के लिए तो कहते हैं जल्दी। अभी कहती हूँ भाई साहब। बेगम रशीद से लब मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। अबे तुमसे तो तुम्हारी बीवी अच्छी है, किस भरे मुंह से भाई साहब कहती हैं। अबे बहनों ही बनकर अकड़ दिखा तो शर्म नहीं आती। मुझे जाना ही होगा नवाब साहब। रशीद साहब तभी आवाज़ में बोले। जाओ भाई जाओ, तुम्हारी उम्र ही जाने की है, मगर इसके लिए मेरे हाथ क्यों खून करवा रहे हो?
इसे ये तो बताओ बात क्या हुई है और ये कौन है? अब इन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने नवाज साहब को सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा कौन हो भाई? ये सरफराज मियां रशीद साहब बोले। खूब हैं अम्मा, आगे आओ। क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो? नवाब साहब ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा और फिर इन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा किया। ये शख्स दूसरी किस्म का मालूम होता था। मैंने इसकी आंखों में सादगी और खुलूस देखा था। तो आप सरफराज मियां हैं? मगर क्यों हैं? कौन है? इस बारे में भी तो कुछ इंकशाफ हो। हैं? आप तशरीफ तो रखे नवाब साहब, मैं अर्ज कर दूंगा, रशीद साहब ने कहा। बचपन की दोस्ती को लात मार कर यूँ जाने की कोशिश करोगे? मालूम ना था, नवाब साहब झिल्लाए हुए अंदाज में बोले। मगर ये तुम्हें सूझी क्या है? समझ में नहीं आता कि पहले कौन से सवाल का जवाब दूं? क्या खास जवाब दोगे? भाभी थोड़ी सवैया भी पका ले। वही ज़ाफ़रानी, नवाब साहब ने हाथ लगाई। और ये लड़कियां कहाँ चली गई हैं सब की सब? अबे हाँ, तो मेरी बात का जवाब दो ना। आप सवाल करें, रशीद साहब मुस्कुराते हुए बोले। क्यों जा रहे हो? आप संजीदगी से सुनेंगे। गोया मैं किसी तरफ से गैर संजीदा नजर आता हूँ। क्यों? नवाब फिरोजुद्दीन ने आखिरी बात मेरी तरफ देख कर कही और मेरे होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। जी नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जीते रहो। तो तुम जवाब नहीं दोगे? और फिर रशीद साहब पर उलट पड़े। मैं जवाब दे रहा हूँ नवाब साहब। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूँ कि मैंने बचपन की दोस्ती साहब की नायार से कभी कोई नाजायज फायदा उठाया नहीं। सख्त नामाकूल हो, आगे बोलो। अब इस शख्स का तारुफ जरूरी है। मुझे ट्रेन में मिला था, दिल्ली आ रहा था, नेक और शरीफ बच्चा था और दिल्ली के लिए अजनबी है। मैं इसे अपने साथ ले आया। मुलाजमत का मतलाशी था, आप मौजूद नहीं थे, इसलिए कोई मुनासिब जगह न दिलवा सका। लेकिन बेगम साहिबा को ड्राइवर की फौरी जरूरत थी, इसलिए ड्राइवर की हैसियत से रखवा दिया। नवाब साहब उछल पड़े। ड्राइवर की हैसियत से? अहमक हो, नामाकूल है, बिल्कुल फजूल हो। है तालीम याफ्ता नौजवान है, मैंने पहले ही बेगम साहिबा को बता दिया था। बहरहाल इस पर इतराज नहीं है, लेकिन नवाब साहब बखुदा कौसर मेरी बच्ची है, आप जानते हैं अक्सर वो इसकी बेइज्जती करती रही है। लेकिन आज जो इसने मेरे सामने इसकी बेइज्जती की वो मैं बर्दाश्त न कर सका। बस मैं इससे ज्यादा कुछ न कहूँगा। रशीद साहब की आवाज़ बदल गई। ओ, नवाब साहब की वो बहुत संजीदा थी। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके